Hello intelligence, welcome to Akshay Chopra Maths. बच्चे in today's video we are going to continue the 10th class standard level sample paper for session 2024 and 25 provided by CBSE. Today we will do its section E, the last section of the video, which is the case based study. Okay. Before starting the video बच्चे we have done section A, B, C and D in previous videos. बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्लस एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन का लिंक प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक, ये सब कुछ आपको बच्चे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो प्लीज़ डू विजिट टू द डिस्क्रिप्शन और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि वहाँ पर आप अपने डाउट्स वगैरह सब डिस्कस कर सको. चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस के साथ. मिस शीला visited a store near her house and found that the glass jars are arranged one above the other in a specific pattern. ठीक है जी, वो एक पड़ोस के घर में गई, उन्होंने देखा कि बहुत अरेंजमेंट अच्छा किया हुआ था डेकोरेशन का. कैसे? ऑन द टॉप लेयर देयर वर 3 जार्स. सबसे ऊपर वाली लेयर में 3 जार्स थे. इन द नेक्स्ट लेयर 6 जार थे. इन द थर्ड लेयर यहाँ पे 9 जार्स थे एंड सो ऑन टिल दी 8th लेयर. टोटल कितनी लेयर्स थी बच्चे? 8 लेयर. देखो क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन इस तरह से है कि ये फर्स्ट लेयर है, ये देखो कि ये फर्स्ट लेयर है, उसमें कितने जार्स थे? 3 जार्स थे. 1 2 3. ठीक है. अगली लेयर में उन्होंने कितने जार्स रखे हैं? 6 जार्स रखे हैं. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अगली लेयर में कितने हैं? 9 जार्स रखे हैं उन्होंने. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. समझ गए? इस तरह से है. मतलब ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है ना. ऐसे करते करते कितनी रोज हैं बच्चे? 8 रोज है. ठीक है. ये इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन आंसर दिस क्वेश्चन. अब क्या क्वेश्चन क्या बच्चे? राइट एन एपी हुज टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार्स इन डिफरेंट लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस. ओके. तो वो कहते हैं पहले तो इन नंबर ऑफ जार्स की एपी बना दो. तो एपी बनानी क्या, ये तो बनी हुई है बच्चे. फर्स्ट लेयर में कितने थे? फर्स्ट लेयर में कितने जार्स थे? 3. सेकेंड लेयर में 6 जार्स थे. थर्ड लेयर में 9 जार्स थे. ठीक है. ऐसे करते करते कितनी लेयर्स हैं? 8 लेयर्स है ना. तो लिख लो. उसके बाद 12 हो जाएंगे, फिर 15 हो जाएंगे. ओके. फिर हो जाएंगे 18, फिर हो जाएंगे 21. 1 2 3 4 5 6 7 और 24. ऐसे करके 8 लेयर्स में इतने इतने जार्स पड़े हुए हैं. ठीक है. फिर उसने बोला कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बच्चे? कोई भी A2 माइनस A1 कर दो, है ना. तो 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3. तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 3. ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट, is it possible to arrange 34 jars in the layer if this pattern is continued? Justified your answer. ठीक है. कहता अगर यही पैटर्न आगे कंटिन्यू किया जाए तो हम किसी लेयर में 34 जार्स रख सकते हैं कि नहीं. अब बच्चे देखो आपके सामने है, यहाँ पर क्या 3 का टेबल फॉलो हो रहा है, 3 6 9 12. अब 3 के टेबल में 34 तो आने से रहा. ठीक है. तो यानी कि ऐसी कोई भी लेयर नहीं है जहाँ पे 34 जार्स आ सकें. ठीक है. वैसे अगर आपको इसको सोल्व करना है तो कैसे करोगे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना. ए एन कितना था? 34. जाज रखने हमें. ए की वैल्यू 3 है, एन हमें बताना है कौन सी रो है, और डी भी 3 है. तो 34 इक्वल्स टू 3 प्लस 3n माइनस 3. तो 3 3 कैंसल आउट. तो 34 किसके इक्वल हो जाएगा? 3n के. ओके. तो यहाँ से क्या n की वैल्यू आ गई 34/3, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, विच इज़ नॉट आ नेचुरल नंबर. ठीक है. आपको पता है ना, ये नेचुरल नंबर ही आना चाहिए. फर्स्ट लेयर होगी, सेकंड लेयर होगी, थर्ड लेयर होगी. 34/3 लेयर थोड़ी ना होगी. ये तो पॉइंट्स में आ गया आंसर. ओके. चलिए, तो पॉसिबल नहीं है. थर्ड क्वेश्चन, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ n. कहता अभी हमारे पास कितनी 8 लेयर थी, 8 के कहता n लेयर्स हैं, तो Sn का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा. ठीक है बच्चे. एन लेयर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग एस एन का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, हमें वो बताना. अब देखना बच्चे, एस एन का फॉर्मूला क्या आता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है. अब देखो बच्चे, n तो हमें पता ही नहीं है. 2 मल्टीप्लाई a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज़ 3. ओके. तो ये आ गया n/2 6 प्लस 3n माइनस 3. समझे? तो n/2 6 माइनस 3 इज़ 3, 3 प्लस 3n. ये बन जाएगा, ये बन जाएगा. अब देखो एस एन का फॉर्मूला आपका ये बन गया.
एस एन का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे, ये वाला बन गया, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या है, एंड हैंस फाइंड एसिड, तो वो कहता है एसिड फाइंड करो। अब देखो बच्चे, ये काम मत करना कि तुमने S8 फाइंड करना है, अब यहाँ से तुम S8 फाइंड करो, 8/2 2a + 8 - 1 × d। हाँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसने क्या बोला है, हैंस फाइंड S8। हैंस का मतलब पता क्या होता है, मैथमेटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। हैंस का मीनिंग होता है कि आपने ये जितना भी पीछे प्रूफ करके आए हो, क्या प्रूफ करके आए हो पीछे, आप ये प्रूफ करके आए हो, इसकी हेल्प से S8 निकालना है, ना कि ये फॉर्मूला यूज़ करके। मेरी बात को समझ गए, ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करना, इसकी हेल्प से आपको S8 फाइंड करना है। तो बस एस एन की जगह आपने 8 ही तो पुट करना है, तो 3 + 3 × 8, ओके। 2 4 ज़ार 8, यहाँ पे आ गया 4 × 3 + 3 8 ज़ार 24, तो ये बन जाएगा 4 × 24 + 3 27, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 ज़ार 28, 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 2 10, यानी कि S8 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 108 आ गई। बस आपने ये ध्यान में रखना था, ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगा के S8 ना निकालना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके और वाले पार्ट पे। द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर, वो कहता है हर लेयर में उसने 3 जार ऐड कर दिए। तो हाउ मैनी जार्स आर देयर इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप, कहता 5th लेयर में बताओ कितने होंगे। अब बच्चे अगर हर लेयर में वो 3 जार ऐड कर देगा, इसमें 3 जार थे ना, यानी कि AP चेंज हो जाएगी, पहली लेयर में 6 जार हो गए, दूसरी लेयर में 6 थे तो यानी कि 9 हो गए, तीसरी लेयर में 9 थे यानी कि 12 हो गए। अब उसने क्या बोला, 5वीं लेयर में कितने होंगे, 5वीं लेयर में कितने हो जाएंगे, फिर 18 हो जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। लेकिन ये क्वेश्चन बच्चे 2 मार्क्स का है, तो ऐसा लिखने में तो 2 मार्क्स मिलेंगे नहीं ना, इसको सोल्व करना पड़ेगा, ओके। तो यानी कि AN = A + n - 1 × d। AN हमें निकालना है, यानी कि 5th लेयर में कितने होंगे। तो A की वैल्यू सॉरी A की वैल्यू यहाँ पे 6 है, अब प्लस n कितना है, 5th लेयर है, और d कितना है, d तो वही 3 रहेगा, d को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो 6 + 4 × 3, तो यानी कि 6 + 12 कितना आ गया, 18, ठीक है। कितना आ गया, 18, यानी कि A5 की वैल्यू आ गई 18, यानी कि 5th लेयर में कितने जार्स आएंगे, 18, और वही तो आए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, 37 क्वेश्चन फ्रॉम ट्रायंगल चैप्टर। क्या है, ट्रायंगल इज़ वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन द इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग है ट्रायंगल शेप में, ओके। द पिक्चर गिवन अबव शोज द कैबिनेट डिजाइंड बाय फेमस इंटीरियर डिज़ाइनर, ये कोई फेमस इंटीरियर डिज़ाइनर ने ये डिज़ाइन बनाया, ठीक है जी, कबर टाइप। हेयर आर द लार्जेस्ट ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल ABC, कहता है ये जो सबसे बड़ी ट्रायंगल है, ये वाली जो सबसे बड़ी ट्रायंगल है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल ABC, ओके। एंड द स्मॉलेस्ट वन विद द शेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय DEF, कहता है जो सबसे छोटी ट्रायंगल है, ठीक है, ये सबसे छोटी ट्रायंगल है, ये वाली सबसे छोटी ट्रायंगल है जिसमें एक शेल्फ भी है, ये वाली, तो इसको DEF नाम दिया गया, ये लिखो DEF, ठीक है। PQ इज पैरेलल टू EF, इसको बच्चे PQ नाम दे दिया, जो कि EF के पैरेलल है। अब आप बोलोगे सर ट्रायंगल ये वाली भी तो है, तो आपको क्या पता यही ट्रायंगल है। बच्चे देखो ये ट्रायंगल ऐसे करके सीधी है ना, तो इसी ट्रायंगल को DEF नाम देंगे, ये ट्रायंगल तो उल्टी बनी हुई है, ठीक है, ये ट्रायंगल तो सीधी नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं, शो दैट DPQ और DEF सिमिलर है, DPQ ये वाली और DEF बड़े वाली सिमिलर है। ऐसा तो अभी हमने पिछली वीडियो में करके हटे हैं, ऐसा क्वेश्चन था वहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 37। बच्चे ये देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले ना मैं दोनों ट्रायंगल्स बना देता हूँ यहीं पे, ठीक है, ताकि बार बार आपको क्वेश्चन पेपर ना देखना पड़े। ABC ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल क्या थी, DEF, जिसमें PQ इसके पैरेलल था, DEF जिसमें PQ इसके पैरेलल था, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, DPQ और DEF ये दोनों क्या है, सिमिलर है। देखो बच्चे इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है, पेपर में ये एंड का सिंबल मत डालना, इंग्लिश में लिखना। देखो बच्चे एक तो एंगल D कॉमन ही आ गया दोनों में, DPQ में भी पूरा एंगल D है और DEF में भी पूरा एंगल D है, तो एंगल D तो दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट बच्चे देखो, अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल दे रखी हैं, ये दोनों पैरेलल दे रखी हैं, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल ना बन जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, समझ गए। तो एंगल P ऐसे लिख लो, DPQ किसके इक्वल हो गया, एंगल DEF के, ठीक है, क्या बन गए ये
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बन गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब दो एंगल इक्वल मिल गए, वैसे तो तीसरा ये हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग से, समझ गए? तो दो मिल गए वो भी सफिशिएंट है। तो देयरफॉर ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। इफ़ डी पी इज़ 50, कहता अगर डी पी की वैल्यू 50 हो जाए, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये डी पी की वैल्यू कहता अगर 50 हो जाए, समझ गए? उसके बाद पी ई 70 हो जाए, पी ई की वैल्यू 70 हो जाए, यानी कि ये रहा। ओके, उसके बाद देन पी क्यू अपॉन ई एफ की वैल्यू बताओ। अब बच्चे पी क्यू अपॉन ई एफ की वैल्यू बतानी है। फेमस बी पी टी आपके पास क्या बच्चे, डी ई अपॉन पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ होता है। लेकिन जब हमें इस रेशो के साथ ये पैरेलल लाइन वाली रेशो लेनी हो ना, तो डी पी अपॉन डी ई पूरा चलता है, ठीक है? तो बाय, तो क्या लिखेंगे, पी क्यू इज़ पैरेलल टू ई एफ, सो बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पेपर में पूरा लिख के आना। क्या होगा बच्चों से, डी पी अपॉन डी ई पूरा, डी पी अपॉन डी ई पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ई एफ, पी क्यू अपॉन ई एफ, ठीक है जी। अब डी पी की वैल्यू क्या थी 50, और डी ई पूरा कितना हो जाएगा, ये रहा, डी से लेके ई तक पूरा कितना हो जाएगा 50 + 70 यानी कि 120, ठीक है? दिस इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ। अब 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हमारा पी क्यू अपॉन ई एफ की वैल्यू आ गई, जो कि क्या आ गई 5/12। यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है? अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इफ़ 2AB इज़ 5DE एंड ट्रायंगल ABC और DEF क्या है, सिमिलर है, ठीक है? देन वी आर टू शो दैट पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF इज ऑलवेज अ कांस्टेंट थिंग। चलो, तो ये मैं यहीं से शुरू करता हूँ, क्योंकि डायग्राम की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो बार बार नहीं तो शीट ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। बच्चे थर्ड क्वेश्चन इस क्या था कि ये ABC और ये DEF ये दोनों सिमिलर दे रखी हैं, ठीक है? ये दोनों सिमिलर दे रखी हैं, और हमें क्या दे रखा है, 2AB इक्वल्स टू 5DE, 2AB इक्वल्स टू 5DE। बात को समझ गए? यानी कि AB अपॉन DE इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चे 5/2, ठीक है? ये DE नीचे चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, इतना आ गया। हमें क्या करना है, दोनों की रेशो, पेरीमीटर की रेशो सेम करनी है। अब बच्चे देखो, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर दे रखी हैं, यानी कि AB अपॉन DE, नाउ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF गिवन, देयरफॉर हमें पता कोरस्पॉन्डिंग रेशो सेम होती है, तो AB अपॉन DE किसके इक्वल है, BC अपॉन EF के, और वो किसके इक्वल है, AC अपॉन DF के। बात को समझ गए? बात को समझ गए? अब ये AB अपॉन DE क्या 5/2, यानी कि ये सारा कुछ ही 5/2 के इक्वल हो गया। बात को समझ गए? ठीक है जी। अब क्या था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, इसको कांस्टेंट प्रूव करना है, ठीक है? देखो कैसे, ABC का पेरीमीटर क्या होएगा बेटा, तीनों साइडों का प्लस, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC। DEF का पेरीमीटर क्या आएगा, तीनों साइडों का प्लस, DE प्लस EF प्लस DF। बात को समझ गए? अब बच्चे ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूँ बच्चे, ये AB है, AB इक्वल टू 5/2 है, तो ये DE ऊपर चला जाएगा, तो AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 टाइम्स DE प्लस, सिमिलरली BC को लिख लो बच्चे, ये EF उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 5/2 टाइम्स EF प्लस, आप AC को ले लो बच्चे, ये DF दूसरी तरफ चला जाएगा, इट विल बी 5/2 टाइम्स DF। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो नीचे वही है, DE प्लस EF प्लस DF, ठीक है? अब इससे क्या हमें मिलेगा बच्चे, 5/2 तो ऊपर कॉमन आ गया, तो DE प्लस EF प्लस DF ये बच गया ऊपर। अब नीचे क्या बच गया, DE प्लस EF प्लस DF, ये तो है ही है। अब ये दोनों सेम ही है, कट जाएंगे, यानी फाइनली आंसर क्या आ गया, 5/2 विच इज़ अ कांस्टेंट। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि उनके पेरीमीटर्स की रेशो क्या है, कांस्टेंट है। अब वो कांस्टेंट क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, वो आ गया 5/2, ठीक है? नाउ थर्ड, if AM and DN are the medians of triangle ABC and DEF respectively, then prove that ABM और DEN similar है। क्वेश्चन देखना ध्यान से,
वेट फॉर अ मिनट, हाँ इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा बच्चे, वो कह रहा है कि ये आपकी ट्रायंगल ए बी सी है, ये आपकी ट्रायंगल ए बी सी थी, ये आपकी ट्रायंगल डी ई एफ थी, ओके। तो वो कहते हैं ए बी सी पे हमने एक मीडियन रखा ए एम, ठीक है, और डी ई एफ पे भी हमने एक मीडियन रखा डी एन। तो हमें प्रूफ क्या करना है बच्चे, हमें टू प्रूफ क्या करना है कि ये जो लेफ्ट लेफ्ट वाली ट्रायंगल है ना, ये आपस में सिमिलर है। ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, ऐसा सेम प्रूफ आपके एनसीईआरटी में भी है। देखो कैसे बच्चे, इन दोनों ट्रायंगल को करना है तो इन दोनों ट्रायंगल को ले लो। अब देखो बच्चे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये तो पिछले क्वेश्चन में दे ही रखा था, ठीक है। अब कोरस्पॉन्डिंग रेशो सेम होती है फिर, यानी कि ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, बी सी अपॉन ई एफ के। वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी अपॉन डी एफ के, अभी तो हमने देखा, समझ गए। अब देखो, क्योंकि हमें ये लेफ्ट लेफ्ट वाली ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। अब इसमें ए सी और डी एफ तो आ ही नहीं रहा, यानी कि इसको तो फिलहाल के लिए छोड़ दो, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन डी ई पूरा ले लेंगे, क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में ए बी अपॉन डी ई पूरा आ रहा है। लेकिन ये बी सी और ई एफ है, पूरा नहीं ना आ रहा, इसका हाफ आ रहा है। आप क्या करो, बी सी का भी हाफ कर दो, आप क्या करो, ई एफ का भी हाफ कर दो। अब मैंने ये काम क्यों किया बच्चे, ये देखो ए बी अपॉन डी ई, ठीक है। अब बच्चे ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं ना, मैंने 1/2 से कर दिया, ठीक है। अब बी सी का हाफ क्या होगा बच्चे, बी सी का हाफ क्या होगा, बी एम होएगा और एम सी होएगा। लेकिन हमें हमें लेफ़्ट वाली ट्रायंगल चाहिए, इसमें बी एम का पोर्शन आ रहा है, तो हम इसको बी एम लिख देंगे। इसी तरह से बच्चे, ई एफ़ का हाफ क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा और एन एफ हो जाएगा। लेकिन हमारी ये वाली ट्रायंगल में ई एन आ रहा है, तो हम ई एन लिख लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब देख लो, जो हमें प्रूव करना था, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन, इनको सिमिलर करना था, इनको सिमिलर करना था। अब इसमें बच्चे एक तो हमने ये प्रूव कर दिया, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी एम अपॉन ई एन, ये तो हमने प्रूव कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखना बच्चे, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इक्वल्स टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड। अब किसी तरह से अगर ये एंगल बीच वाला मिल गया, तो ये साइड एंगल साइड से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हमें ढूंढना नहीं है, ये दे ही रखा है, क्यों, क्योंकि बच्चे ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर दे रखी है ना, तो सिमिलर के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते, तो यानी कि एंगल बी और एंगल ई सेम हो जाएगा, एंगल सी और एंगल एफ सेम हो जाएगा, एंगल ए और एंगल डी सेम हो जाएगा। लेकिन हमें ये वाला एंगल चाहिए, हम सिर्फ इसी का यूज़ करेंगे, बी और ई, ठीक है जी। तो क्या लिख देंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये दे रखा है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन। कहाँ से बच्चे, एस ए एस सिमिलरिटी से, एंड क्वेश्चन इज फिनिश नाउ, ओके। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे देते हैं जी। लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मेटेलिक सीलोस आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग गेन्स। बच्चे, ये ना मेटल की शेप्स होती हैं, जिसको साइलोस बोलते हैं या सीलोस बोलते हैं, ये ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। फार्मर गिरधर हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड अ मेटेलिक साइलो टू स्टोर दी हार्वेस्टेड ग्रेन। हार्वेस्टेड ग्रेन आपको पता है, जो फसलें काटी है उसको स्टोर करना है, उसके लिए उसने एक मेटेलिक साइलो तैयार करना है। इट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन। ये क्या है बच्चे, ये एक सिलेंडर की शेप में होगा, ये एक सिलेंडर की शेप में होगा, ठीक है, जिसके ऊपर होगी अपनी कोन होगी, ऐसे करके। बात को समझ गए, ये इस टाइप का होता है कुछ। अब डायमेंशन ऑफ द कॉनिकल पार्ट, मैं पहले यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, डायमेंशन साथ के साथ लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम थी, ऐसे करके, ऐसे करके, और इसके नीचे क्या आ गया बच्चे, एक सिलेंडर भी है ऐसे, ठीक है। चलिए अब डायमेंशंस लिख देता हूँ मैं सारी, क्या है बच्चे, रेडियस इज़ 1.5, हाइट इज़ 2, किसकी, कोन की। रेडियस इज़ 1.5, ये रहा कोन का रेडियस 1.5, और कोन की हाइट कितनी है बच्चे, हाइट इज़ 2, ये रही कोन की हाइट विच इज़ 2, ठीक है। अब आगे
सिलेंडर की टर्न आ गई। डायमेंशन ऑफ सिलेंडर आर रेडियस इज़ 1.5, हाइट इज़ 7। रेडियस देखो सेम है 1.5, रेडियस सेम है 1.5 और हाइट कितनी है बच्चे, हाइट है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब कैलकुलेट द स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। अब कौन की स्लांट हाइट बतानी है बच्चे, स्लांट हाइट। अब इसका तो आपको बेसिक सा फॉर्मूला पता ही है, एल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, है ना। तो अब एल तो हमें फाइंड आउट करना बच्चे, आर कितना है 1.5 का स्क्वेयर और इसकी हाइट कितनी है 2 का स्क्वेयर। ओके, तो 1.5 का स्क्वेयर होगा 2.25, 2 का स्क्वेयर होगा 4, दिस इज़ एल स्क्वेयर, है ना। तो एल स्क्वेयर की वैल्यू के आगे इन दोनों को प्लस किया तो 6.25, ठीक है। अब 6.25 किसका स्क्वायर होता है बच्चे, ये 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि 2.5, तो एल विल बी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये छोटा सा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन हैज़ टू बी क्विक। नाउ फाइंड द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट। कहता कोन का कर्ड सरफेस एरिया निकालो। अब कोन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल ही तो होता है, ठीक है। तो जिसमें से पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 22/7, रेडियस हमारे पास 1.5 था, स्लांट हाइट हमारे पास 2.5 थी। गेटिंग माई पॉइंट। अब इसकी कटिंग वगैरह कर लो, देख लो क्या बनता है, 22/7, 15/10 एंड 25/10, ठीक है। 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 11 ज़ार 22, ठीक है। अब यहाँ से कर लो, क्या बनता है आपके पास, क्या बनना चाहिए, ये देखो, ये बन जाएगा 11 3 ज़ार 33, 33 और 25 को कर दो मल्टीप्लाई और उसको 7 से कर दो डिवाइड, ठीक है जी। 33 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे करो, 25 3 ज़ार कितना आता है 75, 75 को 11 से कर दो, तो 11 5 ज़ार 55, 5 कैरी हो जाएगा, 11 7 ज़ार 77 और 5 82, ठीक है, अपॉन 7 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब 10 को हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सीधा इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 ज़ार 7 12, 7 1 ज़ार 7, 5 5 55, 7 7 ज़ार 49, ठीक है। आगे कुछ भी पॉइंट के आता जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया 11.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कर्ड सरफेस एरिया आ गया। अच्छा, अब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक अ कर्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ वन साइलो एट द रेट ऑफ 2000 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट फाइंड करनी है बेटा किसकी, कर्ड सिलेंड्रिकल पार्ट की, यानी कि कर्ड सरफेस एरिया भी सिर्फ सिलेंडर का आएगा, पूरे का नहीं आएगा, समझ गए। कर्ड सरफेस एरिया भी सिलेंडर का आएगा। अब कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH, ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस इसका सेम ही था लेकिन हाइट इसकी 7 थी, तो ये 7 7 तो काट दो आप, समझ गए। तो ये क्या बन गया 222 और 15/10, ठीक है। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, तो 22 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट क्या थी बच्चे, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, ठीक है। तो बच्चे कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या है ₹2000, ओके। तो कॉस्ट ऑफ हमारे पास कितना है 66 मीटर स्क्वायर, वो कितना आएगा, इसी 2000 को 66 से कर दो मल्टीप्लाई, तो पीछे तो 3 जीरोज आ गई, 2 6 ज़ार 12 और 1 13, यानी कि इतने रुपीज़ आपका आंसर आ गया 132,000, ओके। अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वन साइलो टू स्टोर द गेन। कहता है ये कंप्लीट कैपेसिटी बता दो। अब कंप्लीट कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम हो गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम प्लस कर दो, ठीक है जी। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन विच इज़ 1/3 पाई आर स्क्वेयर H1 लिख रहा हूँ मैं, और सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वेयर H2। क्यों बच्चे, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट या चलो रेडियस दोनों का सेम दे रखा है लेकिन हाइट अलग अलग है ना, तो मैंने H1 और H2 कर दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे बच्चे क्या करो पाई और आर स्क्वेयर कॉमन कर दो, ठीक है। यू विल गेट H1/3 प्लस यहाँ पे H2 अकेला, वो आपकी इच्छा है, आप चाहे यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, दोनों को प्लस कर दो, वो आपकी इच्छा, ठीक है। पाई इज़ 22/7, रेडियस इज़ 1.5 का स्क्वायर। H1 कितना था बच्चे, H1 थी हाइट ऑफ द कौन, कौन की हाइट गिवन थी 2/3 और सिलेंडर की हाइट थी 7, तो ये बन गया 22/7 इंटू
1.5 इंटू 1.5, ये बन जाएगा 2 प्लस इसका एलसीएम करेंगे 7 3 ज़ा 21/3, तो ले दे के फाइनली अपने पास क्या बन गया 22/7 15/10, ठीक है। और अगेन ये 15/10 और उसके बाद आ गया 23/3। अब इसको बस कैलकुलेशन ही करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 5 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 2 11 ज़ार 22, इतना तो हो गया। अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे, 11 15 और 23 को कर दो मल्टीप्लाई, 7 से कर दो डिवाइड, फिर एक पॉइंट पीछे कर देना, बस। ओके, अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 11 15 और 23, ये आएगा 3795/7 मल्टीप्लाई 10, ये नीचे 10 एज इट इज़, अब 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है जी। ये बन जाएगा 7 5 ज़ार 35, 2 9 29, 7 4 ज़ार 28, 15, 7 2 ज़ार 14.1 कुछ भी आएगा। तो यानी कि ये अब 10 है तो ये पॉइंट एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 54.21 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे स्क्वायर ना लिख देना बच्चे, ये वॉल्यूम है, तो 54.21 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। दिस स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर इज कंप्लीटेड नाउ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम एक्साइटेड क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।